अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। कई ममालिक में इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया जाता है और कई ममालिक में ये दिन बतौर मुतालबा मनाया जाता है और इस बात का मुतालबा किया जाता है कि ख़वातीन को उनके हुकूक़ दिए जाएँ। ये हुकूक़ क्या हैं, ख़वातीन क्या हुकूक़ मांग रही हैं, वो हर साल सड़कों पे निकल कर किन मुतालबात का मुतालबा करती हैं, किन मुतालबात का इयादा करती हैं। आइए आज यहाँ इस्लामाबाद में इसी किस्म के जो एहतजाजी मुतालबाती जुलूस हो रहे हैं उनमें उन लोगों से मालूम करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात को देने की राह में रुकावट कौन है, माशरे का क्या किरदार है, मजहबी तबके का क्या किरदार है, सोसाइटी का क्या किरदार है, हुकूमत का क्या किरदार है। तो आइए आज उन लोगों से बातचीत करते हैं। और एक और बात बड़ी अहम है, वो ये कि हर साल हम ये देखते हैं कि जब भी औरत मार्च होता है तो पाकिस्तान में सोसाइटी तकसीम हो जाती है और वो ये कहती है, कुछ लोग इसको मगरबी एजेंडा समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारी इक़दार के ख़िलाफ़ है, हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। कुछ लोगों का ये एतराज़ भी होता है कि इस मार्च में जो नारेबाजी की जाती है वो हमारी नॉर्म्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ जाती है। तो आज इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, मार्च के मुंतज़मीन से भी बात करेंगे और मार्च के जो ख़िलाफ़ लोग, यहाँ पर एक और मार्च भी हो रहा है जिसे जमात इस्लामी लीड कर रही है, हम उन लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे और आपके सामने दोनों तरफ का जो नुक्ता नज़र है पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने लाएंगे। इस वक्त हमारे साथ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। ताहिरा अब्दुल्ला इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपना नुक्ता नज़र का इजहार करती हैं। आज वो यहाँ औरत मार्च में मौजूद हैं। ताहिरा साहिबा, ये बताइएगा कि औरत मार्च आप कैसे देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि इस साल औरत मार्च का बुनियादी थीम क्या है और किन मुतालबात पे आप बात कर रहे हैं? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे पास एक स्पेस थी वो कम होती चली जा रही है, सुखड़ती चली जा रही है। लिहाजा हमें अपनी जिद्दोजहद को और तेज़ तर करना है और हम कर रही हैं। क्या बुनियादी नुकात हैं जिन पर औरत मार्च अपना थीम डेवलप करता है? हर साल वही होता है, इंसाफ, इक़्तिसादी तरक्की, ख़ुद मुख्तारी, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, उजरत नुमा काम हमें मिलना चाहिए। हमें वो काम मिले कि हम किसी के खेतों में जाकर हारी और मज़ारे औरतें ना हो, बग़ैर उजरत के काम ना करें, भट्टा मज़दूर, हम बॉन्डेड लेबर ना हो, हमें बाइज़्ज़त बावक़ार काम मिले करने को, मुलाजमतें मिलें, या हम मेहनत कश, चाहे हम फैक्ट्री में हो, खेतों खलियानों में हो, कच्ची आबादियों में हो, भट्टों में हो, हमें एक बाइज़्ज़त बावक़ार मुलाजमतें और काम मिलना चाहिए। सोसाइटी में सिर्फ कानून साजी अहम नहीं होती, कानून साजी के साथ साथ लोगों तक इस बात को पहुँचाना कि वो माशरे के अंदर तब्दीली के लिए मुस्बत तौर पर अपना किरदार अदा करें, ये सबसे अहम होता है। जमशेद इकबाल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने फ़िक्री रवायात के नाम से किताब लिखी और किताब बड़ी अहमियत की हामिल है कि आपकी सोसाइटी में चीज़ों को कैसे खोला जाए, कैसे बयान किया जाए। तो जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आज आप औरत मार्च में शरीक हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में औरत पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो कौन सी हैं, हल कैसे निकाला जाए, सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाया जाए? मेरा ख्याल है कि ये जो बढ़ता हुआ तशद्दुद है, इसको रोकने के लिए और औरत को एक दुरुस्त मकाम दिलाने के लिए सोसाइटी में ये ज़रूरी है कि इस किस्म के मार्चेस का हिस्सा बना जाए और आवाज़ उठाई जाए औरत के राइट के लिए। मेरी आपकी बच्चियां हैं, कल को इन्होंने इसी समाज में जीना है। तो ये एक किस्म का, मैं समझता हूँ कि हर बाशऊर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि माशरे से औरतों के ख़िलाफ़ जब तक वायलेंस ख़त्म नहीं होती, हम ओवरऑल वायलेंस ख़त्म नहीं कर सकते। आपने किताब भी लिखी फ़िक्री रवायात, माशरे को तब्दील करने के लिए इस मौजू पर किताबें बड़ी अहमियत और बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में बदलाव वो कैसे किया जा सकता है? हमारा मेंबर महराब, हमारा मीडिया, हमारा दानिश्वर, क्लासरूम, ये सारे मिलकर क्या किरदार अदा करें? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे तो बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठेंगे और ये भी हो सकता है कि वो ज़िंदा तो रहें लेकिन एक ज़िंदा लाश की सूरत में रहें। तो क्या किरदार अदा करना चाहिए जो फौरी तौर पर हो, टारगेटेड हो और हंगामी तौर पर किया जाए? सबसे पहले तो हमें तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमें चाहिए ये कि
हम एक चीज़ बराबर करवाने की कोशिश करें कि हमारा और आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का मतलब मुखालफत हरगिज़ नहीं है, और हम मकालमे के ज़रिए इख्तलाफात को हल करने की कोशिश करें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है माशरे में, क्योंकि चारों तरफ से बहुत बम्बारमेंट है इंफॉर्मेशन की, और नौजवानों को पता नहीं चलता कि मैंने किधर जाना है। तो उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसमें वो फॉल्स और ट्रू इन्फॉर्मेशन में फ़र्क कर सकें, प्रोपेगेंडा और रियलिटी में फ़र्क कर सकें। ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि ग्लोबल सिटीज़न हमें पैदा करने चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर से कनेक्टेड हैं। यहाँ होने वाला एक वाक़या सारी दुनिया में हमें शर्मसार करता है, और यहाँ पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तालीम ही वो वाहिद तरीका है। हमें टोटल इंटायर अपना एजुकेशनल सिस्टम चेंज करना चाहिए, और लोगों में ग्लोबल वर्ल्ड व्यू पैदा करना चाहिए, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पैदा करनी चाहिए, और उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखानी चाहिए कि इख्तलाफ करने के आदाब क्या हैं और किस तरह मिलजुल के रहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आसिम सजाद अख्तर साहब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान में जेंडर का जो इशू है इससे मुताल्लिक और दीगर बड़े अहम जो मसाइल हैं उनसे मुताल्लिक वो लिखते भी रहते हैं, और इनका अपना एक नैरेटिव भी है। उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में औरत अपनी शनाख्त के हवाले से कहाँ पे खड़ी है और उसको प्रॉब्लम क्या है। औरत एक बहुत बड़ा मतलब सुतून है, आधी आबादी है, इंसान है सबसे बढ़ चढ़ के। ये वो समाज है जो औरत की हैसियत को, उसकी माशी हैसियत को, उसकी समाजी हैसियत को, उसकी सियासी हैसियत को यहाँ पे कबूल करवाना, मनवाना एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। जितने भी बाशऊर लोग हैं जो कि एक इंसान दोस्त समाज पर यकीन रखते हैं, उन सबको इस पर एक जिद्दोजहद में हिस्सा अपना डालना चाहिए। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि जब भी औरत मार्च 8 मार्च आता है, औरत मार्च का दिन मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी तकसीम हो जाती है। क्या ये जो आप समझते हैं कि जो मकासद हैं वो हल हो रहे हैं? क्या सोसाइटी को तकसीम करना तो मतलब हरगिज़ नहीं है ना। असल चीज़ औरत को हक़ दिलाना है। सोसाइटी तकसीम क्यों हो जाती है? क्या आपस में बैठ के बातचीत नहीं की जा सकती, एक दूसरे को बताया जा सके, समझाया जा सके कि हमारा नुक्ता नज़र ये है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सोसाइटी तकसीम है। ये सिर्फ 8 मार्च के रोज़ सोसाइटी तकसीम नहीं होती। जो सोसाइटी में तकसीम मौजूद है वो 8 मार्च के रोज़ या इस तरह के और अदवार रोज़ों के वो पता चलता है, मालूम होता है, ये चीज़ मंजर आम पर आ जाती। ये वो समाज है जो आए रोज़ आप सुनते हैं कि औरतों को जायदाद से महरूम किया जाता है, उनको उजरत बराबर के मर्दों की नहीं। तो ये सोसाइटी तो तकसीम है। तो यहाँ पे तो ये भी होता है कि बच्ची पैदा होती तो सोग मनाया जाता है। तो ये तो एक तकसीम शुदा समाज की एक अलामतें हैं ना, और उस तकसीम को हमें पहले तस्लीम करना पड़ेगा, फिर ही कोई रास्ता निकलेगा कि कोई इत्तफाक राय से अगर कोई लोग तस्लीम करने के लिए तैयार हों तो फिर ही एक बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी आज हिजाब डे मनाया जा रहा है। तो जमात इस्लामी के पंडाल में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और वो क्या मांगने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। नस्लों की परवरिश की तो औरत है तर्जुमान, पुख्ता मुआशरे की है सीधी सीधा सा, महफूज औरतों से है मजबूत खानदान, पुख्ता मुआशरे की है सीधी सीधा सा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी यहाँ पर हिजाब डे के उन्वान से मुतालबाती जुलूस एक निकाला जा रहा है। आयशा सैयद साहिबा जमात इस्लामी की रुकन असम्बली भी रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये दिन बनाने का बुनियादी मकसद क्या है। हमारी थीम महफूज औरत, मजबूत ख़ानदान, मुस्तहकम माशरा। हमारा मुतालबा है कि मर्द और ख़वातीन को इकाइयों में तकसीम ना किया जाए। नज़र पाकिस्तान वो नज़रिया है जिससे 1400 साल पहले ख़वातीन को ज़िंदा गाड़ने से और बहुत सारे ऐसे हुकूक जिसको उसको माशरे का फ़र्द ही नहीं तस्लीम किया जाता, उसे विरासत में तकसीम किया जाता था। वो 1400 साल पहले जो हुकूक दिए, हमें भी आज भी वही हुकूक चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन को दरपेश जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि तालीम का इंतज़ाम, ज़च्चा बच्चा की सेंटर्स, हमारा तालीमी मैदान में 54% बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं, 12% ख़वातीन ज़च्ची के दौरान उनकी एक्सपायरी है। हमारी ख़वातीन वर्किंग प्लेस पे हैरेस हो रही हैं। हमारी ख़वातीन को उनकी काम के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा, उनकी इद्दत के उनके लिए छुट्टी नहीं दी जाती।
उनको जच्चा और बच्चा को प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी नहीं दी जाती, 15 और 20 दिन की छुट्टी दी जाती है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बच्चियां रैप होके मारा जा रहा है, जिन बच्चियों को जिन खवातीन को हैरेस किया जा रहा है और जिन खवातीन से ज्यादती हो रही है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल 8 to 28 जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारा मुतालबा है कि उन दफ़ात पे अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाए, जो क़वानीन मौजूद हैं उनको अमलन नाफिज किया जाए। और बैनुल अक़वामी सतह पे जो मुस्लिम ख़वातीन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसका भी खात्मा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीर की ख़वातीन का जो मसला है या पूरी दुनिया में जो मसला है ख़वातीन के हिजाब के साथ तालीम पर पाबंदियाँ, उसके लिए तमाम ख़वातीन हर प्लेटफॉर्म से उठें, जिस मज़हब की खातून है उसको उनके हक़ दिए जाएँ। अच्छा आयशा साहब, ये जो मुतालबात सारे आपने किए हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरी तरफ लोग हैं वो भी यही मुतालबात कर रहे हैं, उनके मुतालबात भी यही हैं, आपके मुतालबात भी यही हैं, तो स्टेज अलग अलग क्यों हैं? आप लोग इकट्ठे होकर ये बात क्यों नहीं करते? क्योंकि औरतों का मसला है, वो भी यही चाहती हैं कि ख़वातीन के मसाइल हल होने चाहिए, आप भी यही कह रही हैं और आपने बहुत ही अहम नुकात बयान किए, तो इकट्ठे होकर क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं समझती हूँ अगर आप इस वक्त इस रैली को पीछे से देख लें तो ये बहुत बड़ी है, हम उनको वेलकम कहते हैं, जो भी आना चाहता है हमको वेलकम कहते हैं, हमने किसी को भी मना नहीं किया। हाँ, एक चीज़ के हम सेकुलर पाकिस्तान, लिबरल पाकिस्तान, इसको हम मुस्तरद करते हैं। हाँ, ये कोई लिबरल पाकिस्तान नहीं है। जो इसको लिबरल बनाना चाहता है, जो इसको सेकुलर बनाना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जो इस्लाम से आज़ाद होकर कोई भी हुकूक़ का हम मुतालबा नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने इस दिन का नाम रखा है योम हिजाब या योम हया रखा है? इस्तेहकाम ख़ानदान, असल नाम इसका योम इस्तेहकाम ख़ानदान है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ख़ानदान को कोई मसाइल पेश आ रहे हैं, आप समझती हैं कि और उन मसाइल को हल कैसे किया जाए? क्योंकि जमात इस्लामी के पास तो पार्लियामेंट का फोरम भी है, जमात इस्लामी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये काम आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी पाकिस्तान की पुरानी सियासी तंजीमों में से। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की 14वीं असम्बली में मैं थी, पाकिस्तान की 12वीं असम्बली में हमारी काफ़ी तादाद थी बड़ी ख़वातीन की। आप असम्बली बिजनेस उठा के देख लें, टॉप 10 में 12वीं असम्बली में हमारी ख़वातीन रही, टॉप 5 में 14वीं असम्बली में जो मैं मेंबर थी टॉप 5 में रही, पहले 3 सालों में टॉप पे रही। और ख़वातीन के हुकूक़ और उस पर अमल दरामद और उनके लिए मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म हर तरह से, चाहे वो पार्लियामेंट का है, चाहे वो फील्ड में है, हमारी हज़ारों जामियात चल रही हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे तालीम दे रहे हैं। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान की 4% तालीम हल्क़े ख़वातीन दे रही है। और हमारी आरफन सेंटर्स हैं, हमारे स्किल सेंटर्स हैं, हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे यूथ के प्रोग्राम हैं, हमारी ख़वातीन की तरबियती प्रोग्राम हैं, हमारी शादी से पहले और शादी के बाद के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो लड़की को उनको हम ट्रेनिंग दें कि किस तरह से वो एक अच्छे ख़ानदान का फ़र्द बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ग्रास रूट लेवल से लेके इंटरनेशनल सतह पे हर फोरम पे खड़े होके ख़वातीन के हुकूक़ का मुतालबा करती है। बहुत शुक्रिया आपका। हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को विरासत में हक़ नहीं मिलता, जहाँ पर वो काम करने जाती हैं वहाँ हरासमेंट के बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, मार्केटों में चली जाएं, मजबूरियाँ उनकी बेवा हो जाए, बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप नहीं समझती कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोसाइटी को एहसास करने की ज़रूरत है? बिल्कुल एहसास करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने औरत और मर्द का इक्वल, वो कवाम है तो ये घर की मलका है, उसको कमाने का है। लेकिन जो हमारे यहाँ ये जो वरासत का है, बहुत बड़ा औरत का एहसास है, इसमें औरत के ऊपर बहुत जुल्म है। और ये जुल्म जो है ये बहुत बड़ी बात है। अब बात दरअसल ये है कि हमने कुरान खोला ही नहीं, हमारे मर्दों को, हमने अपने बेटों को कुरान बताया ही नहीं, हमने उनको सूरत निसा का वो बताया ही नहीं, इसलिए वो इस सारी चीज़ों से नहीं। मतलब मुझे आंटी बताएं क्यों नहीं बताया? उलमा यहाँ पर हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इतनी मजहबी जमातें हैं, मदरसे बने हुए हैं, क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मदरसे वालों को पता है,
मदरसे वालों को पता है। बात ये थी, हमारा निसाब ही नहीं था, हमने अपने बच्चों को वो वाला निसाब पकड़ाया है जो कि जिसमें तो कुछ भी नहीं था विरासत का, इसलिए हमारा बच्चा जो है वो उसके जहन में ये पड़ा ही नहीं है। इसमें कोई कबात नहीं है कि लड़की को अपनी मर्जी का, अगर उसको मतलब मर्जी इस तरह के वो जो चाहती है एक और लड़की के लिए और लड़के के लिए देख के बात करना, उनको मिलाना, इसमें कोई हार नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक बाप अपनी बच्ची को स्कूल से वापस लेके जा रहा है, और ये भी हमारे माशरे की तस्वीर है कि यहाँ पर जब औरत मार्च हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि वालिदैन भाई अपनी बच्चियों को लेके जा रहे हैं, उनको तालीमी इदारों में लेके जा रहे हैं। मुझे बताएं कि आंटी, बेटी की तरबियत क्यों, इस बेटे की तरबियत क्यों नहीं करते, इससे क्यों नहीं बताते? हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो है गुनाह है, हमने अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाई नहीं जो कि हमारे नबी ने। सबसे बड़ी बात, ये सारे गुनाह इसलिए होते हैं माशरे में कि बच्चा तरबियत याफ्ता नहीं है, उसकी मर्जी है जो, क्योंकि जब वो छोटा पैदा होता है खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, माँ खाना पकाती है, सबसे बेहतरीन खाना उसे मिलता है, वो उसका उधर भी बच्ची को वो किया जाता है। इसका मतलब है कि इस सोसाइटी में औरतों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। आप यहाँ क्यों आई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये रैली निकालने का मकसद ये है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ना कि औरत को बदनाम किया जाए। जिन बच्चों को बचपन से दीन की तरबियत दी जाती है, दीन के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपनी इज़्ज़त की पासदारी पता होती है कि मैंने किस लिमिट में रह के चलना है। अगर यंग लड़की ये कहती है कि मैं अपनी शादी मर्जी से करूँगी तो ये गलत बात है? नहीं, ये तो गलत बात नहीं है। आपसे वो कह रही है मुझे जायदाद में विरासत में हिस्सा दो, ये गलत बात है? नहीं, ये तो राइट है उसका कि शरई तौर पे उसको हिस्सा भी लिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जब आप लड़की का रिश्ता तय करें तो एक नज़र उसको दिखाएं, ये नहीं ना कि एंगेजमेंट हो गई है और लड़की लड़का बाहर घूम रहे हैं, ये भी हमारा दीन इस्लाम मना करता है ना। नाज़रीन, औरत मार्च जारी है, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर इब्तिदा प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और हम यहाँ लोगों से पूछने के लिए आए हैं कि ख़वातीन के बुनियादी मसाइल क्या हैं, वो मसाइल हल कैसे हो सकते हैं। तो आइए कुछ मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या समझते हैं औरत मार्च, ये जो आज आप लेकर चल रही हैं, इसका थीम क्या है, चाहते क्या हैं आप लोग? औरत के हकूक़ के लिए तो इस्लाम में जितनी बात की गई है इतनी किसी और मज़हब में नहीं है। लोगों को ये मसला नहीं है कि इस्लाम ने औरत को क्या हकूक़ दिए हैं, मुसलमान औरतों को कितना हक देते हैं, सवाल ये है। जी, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमने इस्लाम के नाम पे इसे हासिल किया है, तो यहाँ पर जो कवानीन हैं वो अगर इस्लाम के मुताबिक होंगे। औरत को वोट देने का हक हासिल है? बिल्कुल हासिल है। सूरह निसा की आयत में आता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, उसमें मर्द और औरत के लिए इकट्ठे अहकाम दिए हैं। जो बात भी कही गई है, तालीम के हकूक़, विरासत के हकूक़, मलकियत के हकूक़, सब में मर्द और औरत को बराबर रखा गया है। सिर्फ औरत को घर की चार दीवारी में उसकी सनफ़े नाजुक की वजह से उसकी हिफाजत के लिए उसको रखा गया है। इस वक्त नाज़रीन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। साजिदा अबसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिदा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे बताइएगा कि आप ये मार्च क्यों कर रही हैं, मकसद क्या है आपका? हमारा मकसद ये है कि औरत के जो असल हुकूक़ हैं उनकी निशानदेही की जाए माशरे के अंदर, और औरत के असल हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। औरत के असल हुकूक़ क्या हैं? औरत के असल हुकूक़ वो हैं जो नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दिए, कि उसको विरासत में हक़ दिया जाए, निकाह के वक्त में उसको महर अदा किया जाए, और औरत की तमाम तर ज़िम्मेदारी उसके शौहर, उसके बाप और उसके भाई की ज़िम्मेदारी है, वो उनकी ज़िम्मेदारी को कबूल करे। अच्छा, मुझे साजिदा साहिबा बताइएगा कि आप नहीं समझती कि खातून खुद जॉब करे, माशी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले? हम बिल्कुल इस बात की मुखालफत नहीं करते। इस्लाम भी इस चीज़ का मुखालिफ नहीं है। हमारे सामने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने तिजारत की, कई सहाबियात ने तिब के पेशे में काम किया। खातून अपने माश के लिए ख़ुद मेहनत कर सकती है और पर्दे के अंदर, शरई हदूद के अंदर घर से बाहर निकल सकती है।
اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مرد کو اس کا حاکم بنایا ہے اور مرد کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ معاش کے لیے خود کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن مرد کے ذمہ اس کا معاش پھر بھی ہے۔ نہیں، مرد کے ذمہ معاش کا ہونا اور مرد کا حاکم ہونا، آپ سمجھتی ہیں دونوں چیزیں ایک ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مرد کو ایک درجہ اوپر اسی لیے دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ لگائی ہے۔ خاتون کی ذمہ داری مرد کے مقابلے میں کم ہے، یعنی گھر سے باہر کی ذمہ داری مرد کی لگائی ہے۔ خاتون اپنی فطرت کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ مشکل بار نہیں ڈالا، کیونکہ مرد باہر کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط جان بنایا ہے، مشقت اٹھانے والا بنایا ہے، وہ باہر کی ذمہ داری عورت کے مقابلے میں بآسانی اٹھا سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے یہ کام مشکل ہے۔ اچھا ساجد صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 8 مارچ کو پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے، عورت نے اپنے حقوق حاصل کر لیے ہیں، عورت اپنی آزادی حاصل کر لی ہے، معاشی آزادی حاصل کر لی ہے، فکری آزادی اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پر خاتون آج بھی مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آج آپ جو احتجاج کر رہی ہیں تو لازمی اس میں بھی آپ مطالبات ہی کر رہی ہیں، تو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے پاکستان میں مذہبی تنظیمیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کی، ان پر کوئی کام نہیں کیا؟ دیکھیں ان ایشوز پہ کام ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا آیا کہ راہ میں بہت ساری رکاوٹیں اس طرح کے، جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک لوگ ہیں جو مختلف قسم کے نعرے لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اصل میں وہ خواتین کے حق میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خواتین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ جو مطالبات خواتین کے ہیں، ہمارے ہیں، یا خاتون معاشرے میں جہاں کہیں بھی کمزور ہے تو اسی صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے، اسی صورت میں معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے جب اسلامی نظام کا غلبہ ہوگا۔ یہاں پر اور خواتین بھی موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جی ہم یہیں سے ہیں۔ یہاں سے ہی ہاں ہیں؟ جی، تو بتائیں کہ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہم چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام کو جو ہے نا کلی طور پر تحفظ دیا جائے، حکومت ایسے قوانین بنائے کہ جس میں خاندانی نظام جو ضرب لگانے والے ہیں ان کی مخالفت میں نا، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا ایک خاندان کے ساتھ مل کر تو چل سکے، اس لیے کہ مرد جو ہے چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بھائی ہے، ہر رشتے میں وہ ہمارے لیے ہمارا محافظ ہے، بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بہنوں کے محافظ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں، چھوٹے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ربیہ۔ ربیہ ان کا نام ہے۔ ربیہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ راولپنڈی سے۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ 6 کلاس میں پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی؟ فوجی بنیں گی؟ پاک فوج میں جائیں گی؟ وہاں کیا کریں گی پھر؟ حفاظت کریں گے۔ حفاظت کریں گے۔ کس کی حفاظت کریں گی؟ ملک۔ ملک کی حفاظت کریں گی۔ یہاں پہ آ جائیں گی، یہاں پر اور بھی طالبات موجود ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیہ صدیقہ۔ اور کہاں سے آئی ہیں آپ؟ جامعۃ المحسنات اٹک سے۔ اٹک سے آپ آئی ہیں؟ کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ کیا ہو گیا آج؟ ریلی کے لیے، وومن مارچ ہے آج، اس لیے۔ وومن مارچ آج؟ جی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں جو اسلام نے خواتین کو حقوق دیے وہ ہمیں برابر کے دیے جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے شہروں سے خواتین آئی ہوئی ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے جی ہمارا گھر ہمارا صاحباں، میرا گھر میری جنت۔ تو بہت سی تھیم ہے یہاں پہ ہم تھوڑے سے مزید لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے۔ یہ لکھا آپ نے اولاد ہمارا سرمایہ، یہ کیسے سرمایہ؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو کیسے سرمایہ بنانا چاہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ عزت دار بنے، وہ پڑھ لکھ کے اچھی جگہ پہ لگیں اور عزت دار بنے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ایک راولپنڈی اسلام آباد کے معروف مذہبی شخصیت مفتی محمد اویس عزیز صاحب موجود ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ مذہب کیا واقعی اس کا جو فہم ہے یا جو ہماری فقہی مباحث ہیں اس میں کہیں عورتوں کو نیچا سمجھا گیا ہے، ان کو حقوق دینے میں کہیں رکاوٹ کا مظاہرہ کرتا ہے؟ الحمدللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جو مردوں کو دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں خاتون کو اسلام نے ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، اور حلال طریقے سے ایک بیوی کا پاکیزہ رشتہ دیا، اور وہی آگے نسل نو انسانی کے لیے اسباب کے درجے میں اللہ نے ہمیں یہ سبب دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ناواقفیت ہے، کچھ کم علمی ہے، کچھ کم فہمی ہے کہ خواتین کو اسلام نے حقوق نہیں دیے۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کر لیں،
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है और हदीस मुबारक भी है, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा। ये बात ज़रूर है कि उन इस्लामी अहकामात से रूगर्दानी की जाती है और वो हर तबके में की जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक ख़ास तबका या एक ख़ास नस्ल के लोग करते हैं, हर तबके के लोग करते हैं। यहाँ आज जो हमारा आना हुआ है उस बुनियादी मुद्दा ये है कि ख़वातीन के उन हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए जो इस्लाम ने उनको दिए हैं। उनकी विरासत के मसाइल हैं, जायदादों के मसाइल हैं, उनको घरेलू आज़ादी ज़िंदगी के मसाइल हैं। कहाँ इस्लाम ने ये कहा कि ख़वातीन मुआशरे में कोई काम न करें, कोई काज न करें। उनको जो मेहनत मजदूरी की या मुलाजिमत की, कारोबार की ज़रूरत है, इस्लाम शरई क़ुयूद के साथ उनकी इजाज़त देता है। और मैं सिर्फ़ एक बात आपकी वसातत से अर्ज़ करूँगा कि हमें ख़वातीन के इस मार्च पर क़त्अन एतराज़ नहीं है। अच्छा, आपको कोई एतराज़ नहीं है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फ़कत ये हमारा एक मुद्दा है, वो ये कि इसमें ऐसे नारे ना हों कि जिससे मर्द की तज़लील लाजिम आती हो। वो अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, हम भी इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना उनके हुकूक़ के लिए यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर वो आपको अपने मार्च में बुलाएं तो आप जाएंगे उनके मार्च में? उन्होंने दावत दी है प्रेस क्लब के हज़रात को भी और हज़रात को भी। उसमें एक लफ्ज़ है फेमिनिस्ट का। आप जानते हैं कि उसका हम जिन्स परस्ती का एक इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि दुनिया का कोई मुआशरा भी उसकी इजाज़त नहीं देता। ये ना हो और वो अपने हुकूक़ के लिए बात करें तो हमें क्या एतराज़ है? शरई क़ुयूद में वो जिस तरह मर्जी है अपने हुकूक़ के लिए बात करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने शरई हक़ के लिए, मुआशरती हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो हर मर्द को उनका साथ देना चाहिए। जब मज़हब जिन चीज़ों का हुक्म देता है, मतलब वो कहता है वरासत में हिस्सा दो, वो ये कहता है कि बेटियाँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि जब पैदा हों और उनकी तरबियत की जाए तो क़यामत वाले दिन तो मेरे बिल्कुल साथ वो शख्स खड़ा हुआ होगा। तो ये सारी बशारतें हैं, ये सारे अहकामात हैं, लेकिन ये मुसलमान होने पर और मुसलमान के हकूक़ के लिए कट मरने वाला माशरा अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं उन पर क्यों नहीं करता, उन पर क्यों फॉलो नहीं करता? और हमारे मेंबर व महराब इन मौज़ूआत को अपनी तकरीरों की ज़ीनत क्यों नहीं बनाते? ये जलसों में ये बातें क्यों नहीं की जाती? हमारी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं मुआशरती, कि हमने भी मुआशरे को उस तरीक़े के साथ एजुकेट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। मेंबर व महराब का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, सबसे ज़्यादा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो लोग उनके सामने आते हैं उनको ये सिखाएं कि इस्लाम ने तुम्हें अगर आज़ादी दी है, तुम्हें अगर हुर्रियत का दर्स दिया है, तो वही हुर्रियत का दर्स एक खातून के लिए भी है। उसके जो हुकूक़ हैं उसके लिए सबसे पहले आवाज़ करना, मुआशरे को एजुकेट करना और उनके उस आवाज़ में हम आवाज़ होना जो शरीयत ने दिया है। ये जितना आपका फ़र्ज़ है उतना उससे ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ है, चूँकि मैं मेंबर व महराब का अपने को वारिस समझता हूँ। और अगर ये मामला हो गया इस मुल्क में, ये शऊर मेंबर व महराब ने पैदा कर दिया, तो हमें रोड पर चलते हुए अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। सब आप क्या समझते हैं कि औरत जॉब कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी हर ज़ी शऊर का ये हक़ है कि ख़वातीन के वो हुकूक़ जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कुरान ने दिए हैं वो उनको देने चाहिए। ये मैं और मज़हब इस्लाम कभी भी ख़वातीन के लिए पढ़ना, तालीम हासिल करना और आगे जाकर मुआशरे में काम करना, मुलाजिमत करना, इसकी मना नहीं देता। कानून मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर आदमी दूसरा रुख इख्तियार करता है अपने हुकूक़ के लिए। खातून को प्रोफेसर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए, क्योंकि उसके मुआशरे की ज़रूरत है, उसको मुलाजिमत भी करनी चाहिए, उसको अपना कारोबार भी करना चाहिए। लेकिन उन क़ुयूद में जो शरीयत ने उनको दिए, शरीयत ने कहीं नहीं कहा कि उन पर जुल्म करो, उनसे विरासत छीनो, बच्चियाँ पैदा हों उनको कत्ल करो, उस पर नागवारी का इजहार करो। अरे मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ तो किसी माँ के साथ कहीं खड़ा हूँ। क्या औरतों के वाकई कोई हुकूक़ हैं? आप औरतों के हुकूक़ के लिए मुजाहरा कर रहे हैं या उनके रद्द-ए-अमल में कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सबसे पहले 1907 में अमेरिका में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से दिन मनाया गया। यकीनन दुनिया भर में ख़वातीन की हक़ तलफ़ियाँ भी हो रही हैं जिनके हवाले से काम करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन की कुछ हक़ तलफ़ियाँ हो रही हैं, बिलखुसूस दीनी तबके में। मसलन ख़वातीन को तालीम से महरूम रखना, जिस तरह बच्चों की तालीम पर अहम तवज्जो दी जाती है, ख़वातीन की तालीम की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और पाकिस्तान के पूरे मुआशरे में बिलउमूम जो दीनी सोच से लोग दूर हैं, ख़वातीन को विरासत से महरूम रखते हैं। जी, विरासत से हमने मुआफ़ करा लिया है। ख़वातीन की हक़ तलफ़ियाँ हो रही हैं, घरेलू तशद्दुद, ये चीज़ें।
پہلے علماء یہ چیزیں اپنے ممبروں پر بیان کرتے تھے اور لوگوں کو اس حوالے سے تربیت فراہم کر رہے تھے کہ خواتین بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح حقوق دیے ہیں. خواتین کے یہ حقوق جن کی پامالی ہو رہی ہے، ان حقوق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء بات کر رہے تھے. ہم نے خود اپنے ہاں اپنے ممبروں سے بات کی ہے، لیکن یہاں چند سالوں سے جو چند خواتین وہ یوم خواتین منا رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پیش نظر خواتین کے مسائل نہیں ہیں. اگر خواتین کے مسائل ان کے پیش نظر ہوتے، یہ مسائل وہ پیش کرتی، اجاگر کرتی کہ خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، گھریلو تشدد ہے، وراثت کے مسائل ہیں، جو اوریجنل مسائل ہیں وہ ان کو پیش کرنے کی بجائے وہ اسلامی اقدار، اسلامی روایات، ان کے مطالبات میں ہر سال یہ ہوتا ہے، کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کا جو اصل فوکس ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام باشعور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا معنی تو یہ ہے کہ خاتون اگر رات 1 بجے آئے، نہ باپ اسے پوچھ سکے، نہ بھائی پوچھ سکے، نہ شوہر پوچھ سکے کہاں سے آ رہی ہو. جو ماحول، جو کلچر یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، یہ وہ کلچر پاکستان میں اس کو فروغ دینا چاہتی ہیں. اس لیے علماء اس کی مخالفت کرنے کے لیے جب سے وہ خواتین سڑکوں پہ آئی ہیں تو علماء بھی اس انداز سے آ رہے ہیں کہ خواتین کی عظمت، ان کے حقوق جو اسلام نے ان کو دیے ہیں اس کا پرچار کیا جائے، اور جو حقوق کے نام پر اگر بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا راستہ روکا جائے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم ہے تو میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی. وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اگر مجھے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. وہ تو یہ معنی نہیں بیان کرتی ہیں جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں. دیکھیں، خواتین کو زندہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اسلام سے پہلے خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بالخصوص عرب معاشرے میں. آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جو حقوق بیان کیے، ایک عرب شاعر نے کہا غدا الناس مزقاما نبی الجواریہ، کہ حضور کے آنے کے بعد تو لوگ خواتین بن گئے کہ ہر طرف بچیاں ہی بچیاں، ان کو جس عزت سے، جس تکریم سے دیکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ لوگ جو مسائل آتے ہیں، جیسے آپ میاں والی کی بات فرما رہے ہیں، یہ ہماری وہ جہالت اور ہمارے ہاں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں، دین سے بے خبری کے لوگ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. لیکن یہ حرکات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ النادر کالمعدوم، کہ نہ ہونے کے برابر کوئی ایک اکا دکا واقعہ ہے، اس کو لے کر اتنا پھیلایا جائے کہ جیسے پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، اس میں کتنے گھرانوں میں یہ مسئلہ ہوا ہے؟ اگر 2-3 گھرانوں میں اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اس کو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ بنا کر پیش نہ کیا جائے. الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھی اقدار ہیں، لوگ اپنی بچیوں کو محبت اور عزت دیتے ہیں. گلی گلی میں مساجد ہیں، محراب ہیں، مدرسے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، تو وہاں سے یہ خواتین یا اس سوچ کے رکھنے والے لوگ اگر مساجد میں آئیں تو آ کر دیکھیں. ہمارے جمعوں میں یہی بات ہوتی ہے. ہمارے جمعوں میں خواتین کی عظمت، ان کے حقوق اور پاکستان میں جو ان کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس پر باتیں ہوتی ہیں. وہ حضرات مسجد میں نہیں آتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 واقعات کو لے کر وہ پاکستانی اقدار یا پاکستان کا ایک عام مزاج اور سوچ اس پر قدغن لگا رہے ہیں کہ شاید پورے ملک کے یہ مسائل ہیں. یہاں پر کچھ نوجوان بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا؟ ہم آئے عورت مارچ کی تھی، ہم دیکھیں ہوتا کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا ان کی کہتے ہیں ان کے پروپوزلز کیا ہیں. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عورت پاکستان میں اس طرح جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار عورت سیف ہے، وہ کہنا تھوڑا غلط ہوگا ابھی. کیونکہ اب اگر یہاں پہ عورت مارچ کوئی اپنی ایک مارچ کرتے ہیں، اپنی ایک آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب آواز اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن وہی جس طرح کہا کہ ایک پراپر آپ کی باؤنڈریز ہوتی ہیں جس کے اندر ایز اے پاکستانی، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، یو ہیو ٹو چینج دوز لمٹس، رائٹ. اگر آپ ان لمٹ سے باہر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا. چارسدہ کے بارے میں وہاں پر ایک رسم ہے، وہ ہم نے دیکھی کہ وہاں پر کوئی شخص کسی گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ آواز بلند کر دے کہ فلانی لڑکی جو ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے گھر میں کوئی مزید رشتے نہیں بھیج سکتا. شب قدر کے علاقوں میں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے، کیا اسے بولتے ہیں، غق بولتے ہیں، غق کی جو رسم ہے وہ وہاں پر ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس قسم کی جو رسومات ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ عورتوں کے حقوق پر بہت بڑی قدغن ہے یا نہیں ہے؟ کیا عورت کا حق نہیں ہے کہ مرد چاہے اور جا کر کہے کہ تم سے میں نے شادی کرنی ہے، اور وہ اپنا قبضہ اس کے اوپر جتا دے، اس پر اپنا اختیار جتا دے، لیکن اسے حق نہیں ہے کہ وہ انکار
انکار کرے اور اس کے گھر میں کوئی رشتہ ہی لے کر نہ جائے پھر؟ دیکھیے جی ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کنسنٹ ایک چیز ہوتی ہے, ایک ورڈ ہے جس کا اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, مرد کی سائڈ سے بھی ہوتی ہے, عورت کی سائڈ سے بھی ہوتی ہے. جو آپ نے ایگزامپل دی ہے, کیونکہ میں چارسدہ میں نے ٹائم گزارا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں, لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی مرد یہاں کہ یہ کہتا ہے کہ اس عورت سے میں شادی کروں گا, اس کا رشتہ نہیں جائے گا, تو وہ غلط ہے. کیونکہ اگر اس عورت کا کنسنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح فورس کر سکتے ہیں؟ انفورسنگ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن یہ خاتمہ کس طرح ہوگا؟ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کا خاتمہ ہوگا بیسک ایجوکیشن سے. آپ کو اپنے گھر والوں نے کبھی یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے باہر خواتین کے ساتھ کلاس میں, سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرنا ہے؟ بالکل سکھائی ہے. گھر دیکھیں بیسیکلی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے, پہلی آپ کی تربیت گھر سے ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر سے یہ چیز نہیں سیکھنے کو ملی تو اسکول کالج سے ہی آپ نہیں سیکھ سکتے, یہ چیز آپ کو گھر سے تربیت ملتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں گھر میں کیا سکھایا انہوں نے آپ کو؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو گھر میں سب سے تربیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عورت کو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے. اگر کوئی عورت اگر آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئے اس کو آپ نے جگہ دینی ہے. اگر کوئی لائن میں آپ کو لگی ہوئی نظر آئے تو سب پہلے آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کے لائن میں اس کو جگہ دینی ہے. اچھا, عورتیں کہتی ہیں ہمیں رسپیکٹ تو بہت دیتے ہیں, جائیداد میں ایسا نہیں دیتے, ہمیں رسپیکٹ تو بہت ملتی ہے. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر جگہ بالکل زبردست ہے. ہمیں جس طرح آپ نے کہا آپ کو ایجوکیشن ملی, ہمیں ملی ہے, لیکن جن کو نہیں ملی, کئی پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اسکول ہی نہیں ہے. میں صرف عورت مارچ والوں سے ایک شکایت کروں گا کہ جو عورتیں جن کو حقوق نہیں مل رہا آپ ان کو لے کر آئیں. جو عورت باہر نکل کر مارچ کر رہی ہے اوبیسلی اس کو تو سارے حقوق مل رہے ہیں, اس کو گھر سے اجازت ہے تو وہ مارچ میں آ رہی ہے نا. جن کو اجازت نہیں ہے, جن کے ایشوز ہیں, آپ ان کو ریز کریں. بیسیکلی یہ جو عورت مارچ والے یہ نکل کے مینلی ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں مل رہی. اس چیز کا خالی یہ پردہ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں کہ جی عورت مارچ, عورت کو حقوق نہیں مل رہے, ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی ان کے پیچھے موٹیوز وہی ہیں جو ان کو نہیں مل رہا. میری صرف چھوٹی سی شکایت ان سے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرائیورٹی پہ رکھیں جو عورت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو وہ آپ کو بھی رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ یہ کام کریں, یہ والا کام آپ کر لیں. بلکہ اس کا نام انسانیت مارچ یا انسان مارچ ہونا چاہیے کہ اس میں مرد بھی آ جائیں, ٹرانسجینڈرز بھی آ جائیں, صرف عورت کی بات نہ ہو, انسانوں کی بات ہو. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے عورت مارچ میں شرکت کی. یہاں پر جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی اور پھر پاکستان کی مختلف جو تنظیمیں ہیں ان سے وابستہ خواتین یہاں پر موجود تھیں. سب نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا, لیکن یہ سب الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہو کر عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے. بنیادی بات یہی ہے کہ ان سب سے جب ہم نے پوچھا تو ان سب نے تقریباً وہی چیزیں بتائیں جو عورت مارچ والے کہہ رہے ہیں, یا حیا مارچ والے کہہ رہے ہیں, یا حجاب مارچ والے کہہ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے اس سوسائٹی میں مکالمے کے کلچر کو فروغ دینا ہے, آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے, اور جو سوسائٹی کے مشترکہ ایشوز ہیں ان پہ مشترکہ طور پر آنا ہے. جب آپ مشترکہ طور پہ نہیں آئیں گے تو آپ بنیادی ہدف اور جو بنیادی مقصد ہے اس سے ہٹ کر ایک اور قسم کے تفرقے کا شکار ہو جائیں گے, اور پھر آپ کی ساری جو توجہ ہوگی وہ ان اختلافات پر ہوگی, اس کے بجائے آپ کی جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ کا ہدف ہے, وہاں پر نہیں ہوگی. بہرحال یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے میں قرآن اور مذہبی تعلیمات اور دیگر مذاہب کی تعلیمات بھی خواتین کو بھرپور حقوق دیتے ہیں. مسئلہ اسلام میں نہیں ہے, مسئلہ مسیحیت میں نہیں ہے, مسئلہ مسلمانوں کے ایکٹ کے اندر ہے, اور وہ اس کے ایکٹ کی وجہ بنیادی ہے کہ ہم جن معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پر ہم چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, لوگوں کے طعن و تشنیع سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں, اور نتیجے کے طور پر ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پھر بہت بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں, اور ان پرابلم کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا بھی اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا جو مذہب ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.